गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक बेसिकली अपन देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या क्या है। एक तो मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने क्या कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर तक आप लोगों ने nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देख लिया था। एक न्यूमेरिकल भी दिया था मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, वो मुझे याद है, तो वो मैं आज के लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। उसके अलावा मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन देखेंगे और साथ में आर्नियस इक्वेशन देखेंगे। अभी अपन ने स्टार्टिंग के अंदर जब चैप्टर पढ़ा था, रेट कांस्टेंट पढ़ा था, तब रेट कांस्टेंट के बारे में ये बोला गया था कि रेट कांस्टेंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये दो फैक्टर्स कौन कौन सी होंगे? ये दो फैक्टर्स होंगे, एक तो टेम्परेचर और एक होगा कैटलिस्ट। ये पढ़ा था अपन ने, तो ठीक है। तो वो टेम्परेचर वाला फैक्टर किस तरीके से रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट डालने वाला है वो समझने का काम कहां से करेंगे अपन? वो करेंगे अपन आर्नियस इक्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो पहले तो बेटा अपन जो प्रीवियस टर्म वाला न्यूमेरिकल था उस न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर आपको हाफ लाइफ और T3/4 के बीच में एक रिलेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला गया था कि वो 17 टाइम्स है। पिछले लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसमें बोला गया था कि जो T3/4 है वो 17 टाइम्स है किसका? T हाफ का। और आपसे पूछा गया था कि आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करके बताना है। तो ऑर्डर डिटरमाइन करने का काम अब किस तरीके से करेंगे अपन, यही अपन बात करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर T हाफ का जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 के a की पावर n-1। ये जनरल फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था। इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 1। ये तो T हाफ का था। और जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था किसका? nth ऑर्डर रिएक्शन का पूरा फॉर्मूला, वो क्या निकल करके आया था? KT इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1, इधर 1 अपॉन a-x की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1, इधर ये निकल करके आ गया था। अब अपना काम क्या है? अपने को यहां पर T3/4 निकालना है। तो ये बोल सकते हैं ना अपन एट T इक्वल्स टू T3/4। T3/4 का मतलब क्या हो गया? 75% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई या 75% रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया। इसका मतलब X जो है वो क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ A हो जाएगा। T3/4 पर जो X है, X का मतलब क्या होता है? डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन। ये डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? 3/4 हो जाएगी किसकी? A की। क्लियर? तो X की वैल्यू हो गई 3/4 ऑफ A। अब ये जो X है यहां पर अपन पुट कर देते हैं, तो आप सोचो A माइनस 3/4 ऑफ A, यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा बेटा? यहां पर A/4, नीचे बचेगा क्या? A/4, और वो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं इस वाली वैल्यू को उठा करके यहां पुट करूंगा कि T3/4 इक्वल्स टू, इधर तो चल रहा है 1 अपॉन n-1, इधर क्या हो गया? 4 की पावर n-1 अपॉन a की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1। ये फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि यहां क्या आ चुका है? A/4 वाला 4 ऊपर चला गया, तो n-1 पावर तो दोनों के साथ में रहने वाली है। अब आप देखो इनका डिनोमिनेटर कॉमन है, सही है, तो एलसीएम बहुत इजीली लिया जा सकता है। इसका एलसीएम यही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे अपन यहां से? T3/4 का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? 4 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन के n-1 a की पावर n-1। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करूं या रेशियो ले लेते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? T3/4, नीचे क्या आ जाएगा? T हाफ आ जाएगा। करेक्ट? इधर देखो जब डिवाइड करोगे बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा अपने पास में? इधर आ गया 4 की पावर n-1 माइनस 1, और इधर क्या आ गया? 2 की पावर n-1 माइनस 1। ये आ गया। अब ये जो रेशियो लिखा, क्या इस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बार इधर दोबारा लिख देते हैं अपन। T3/4 अपॉन T हाफ, ये आया था 4 की पावर n-1 माइनस 1, नीचे 2 की पावर n-1 माइनस 1, ये आया।
4 की पावर n माइनस 1 को 2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर बोला जा सकता है। इधर आ गया बेटा -1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया 1 को, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, करेक्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म है, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। तो यहां से t3/4 अपॉन t हाफ की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, ये वैल्यू मिल गई 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ये एक बेटा जनरल फॉर्मूला बन गया जो t3/4 को t हाफ से रिलेट कर रहा है। काम का फॉर्मूला है, आना चाहिए अपने को, बात समझ गए ना, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रहेगा तो बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये फॉर्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जो t हाफ और t3/4 था वो n इक्वल्स टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ये n की सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आप n इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, अगर आपने n इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 की पावर में 0 आ गया यानी 1 हो गया, 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया। तो t3/4 की वैल्यू क्या आ गई है 2t हाफ, t3/4 की वैल्यू क्या आ गई 2t हाफ आ गई। इसका क्या मतलब निकला t3/4 इक्वल्स टू 2t हाफ, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। बात समझ गए ना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये रेशियो दिया हुआ है 17, ये रेशियो दिया हुआ है 17 इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 उधर गया, उधर आ गया 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो ये बन गया 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। पावर्स को कंपेयर किया तो फाइनली n की जो वैल्यू है, ये वैल्यू मिल गई अपने को कितनी 5। तो ये फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसे वो कुछ भी कंपेयर करवा सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है, भाई हाँ सॉल्व करके बताना है आपको। तो लॉजिक क्लियर बेटा। तो ये वो क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको प्रीवियस टर्न पर बताया था। अब अपन आज के लेक्चर के अंदर बात करेंगे किसके बारे में, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। कौन कौन से मेथड से आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो रिएक्शन का, ठीक है। इनमें से कुछ मेथड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, उनको भी अपन यहां पर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे बेटा। लेकिन ये सारे के सारे जो मेथड्स है ना, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इन मेथड्स को याद रखना भी, हाँ कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए इन मेथड्स को। तो देखिए सबसे पहले यहां पर अपन आ जाते हैं बेटा अपने मेथड नंबर 1 पर। मेथड नंबर 1, ये कौन से मेथड्स है, हाफ लाइफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन के मेथड्स है ये। इस मेथड 1 का नाम है बेटा हाफ लाइफ मेथड। ये है हाफ लाइफ मेथड। ये थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट कलर हो गया, ये इसको येलो से ही लिख देते हैं यार, एक काम करते हैं, ये हो गया हाफ लाइफ मेथड। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो गया हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो टी हाफ है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन के a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हैं कि जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, a की पावर n माइनस 1 के। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर n माइनस 1 के। अब ये जो अपने पास में रिलेशन आया ना, इस रिलेशन को ही अगर आप काम में लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो इस रिलेशन को अपन रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनवर्सली का रिलेशन आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2। तो इधर क्या आएगा बेटा a2 बाय a1, पावर में क्या n माइनस 1। इनिशियल कंसंट्रेशन से a1 और a2 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन से। समटाइम्स इसकी जगह पर, मतलब जरूरी नहीं है ये दे अपने को, समटाइम्स वो प्रेशर भी दे सकता है, इनिशियल प्रेशर दे देगा, तो P2 बाय P1 हो जाएगा। पावर में क्या लग गया n माइनस 1, बात समझ गए ना। और अगेन ये जो रिलेशन है ये n की सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो अपन मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, उन मेथड के अंदर अगर किसी की लिमिटेशन है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, भाई हाँ देखो यहां पर लिमिटेशन आ गई। अगर कुछ भी नहीं बता रहा इसका मतलब वो जनरलाइज्ड मेथड है, वो सब जगह पर काम करने वाला है। क्लियर। तो आप सबसे पहले
इस वाले मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन, भाई क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड पर स्पेसिफिकली बात करें बेटा। अपन किस पे बात करें? हाफ लाइफ मेथड पर बात करें। तो देखो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए log टी हाफ और log ए, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एंगल आपको बता दिया गया, यहां आपको बता दिया गया कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। तो आपसे पूछा गया कि यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, बताइए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बात समझ गए ना? ये अपने को पूछा गया। अब देखो अपने को log टी हाफ और log ए के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, अपने को ग्राफ जिनके बीच में दिया हुआ है ना, उन्हीं की टर्म्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा। जो रिलेशन अपन जानते हैं वो रिलेशन क्या है बेटा? टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए की पावर n-1 की। क्लियर? तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि देखो एक बार मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n-1 के, या फिर क्या इसको यूं बोला जा सकता है क्या कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर 1-n के। भाई जब ए नीचे था तो पावर में क्या आ रहा था बेटा? n-1। ए जब ऊपर आएगा तो पावर में क्या आ जाएगा? 1-n बन जाएगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट जो आप अज्यूम करना चाहो वो अज्यूम कर लो, ठीक है। जनरली अपन कांस्टेंट के अज्यूम करते हैं, यहां पर भी के कर सकते हो। बस एक बात से कंफ्यूज मत होना कि आप जो कांस्टेंट के अज्यूम करोगे वो रेट कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर वो और ही कुछ है, कोई वैसे जनरल कांस्टेंट मान लिया मैंने, बस वो रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने टी हाफ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, ए की पावर कितना? 1-n। अब जो ग्राफ था, ये ग्राफ किस किस के बीच में था? log टी हाफ और log ए के बीच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इधर जो टी हाफ है उसको log टी हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर जो टी हाफ है उसको log टी हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको log टी हाफ में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों साइड में क्या करूं? log ले लूं। तो दोनों साइड अगर मैं log लेता हूं तो log टी हाफ इक्वल्स टू log के प्लस 1-n log ए, ये बन जाएगा क्या? ढंग से देखो तुम, तो ये बन जाएगा क्या? दोनों तरफ log लिया मैंने, मैं इधर का भी तो log ले रहा हूं, log a इंटू बी। इसका मतलब क्या होता है? log a प्लस log b। तो ये हो गया log a प्लस log b, और ये 1-n कहां से आ गया? ये a की पावर में था जो उतर करके कहां पर आ गया? पीछे आ गया, यहां पर log a से पहले आ गया। क्लियर है? अब इक्वेशन अपने किस किस के बीच में है? log टी हाफ और log a के बीच में, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से अगर अपन कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो स्लोप इसका कितना आ गया बेटा? स्लोप आ गया 1-n। और क्वेश्चन के अंदर जो ये स्लोप है ये आपको कितना गिवन है? 3/2 गिवन है। क्वेश्चन में यही वाला आपको कितना गिवन है? 3/2 गिवन है। तो यहां बेटा ये वैल्यू इक्वल है 3/2 के। तो वैल्यू ऑफ n फाइनली कितना हो चुका है? माइनस का 1/2। वैल्यू ऑफ n कितना हो गया? माइनस का 1/2 हो जाएगा। बात समझ गए ना? ये अपने पास में क्या आ गई? एक जनरल इक्वेशन निकल करके आ गई, ठीक है। मतलब अपन ने इस इक्वेशन को बनाया जनरल इक्वेशन log टी हाफ और log a के बीच में। मान लो वो तुमको बोलता कि नहीं यार अपने को तो log नहीं ln के बीच में चाहिए, तो फिर आपको दोनों साइड बेटा ln लेना पड़ता, log की जगह पर क्या लेना पड़ता? ln लेना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही रहता। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक ऐसा कुछ बोला गया, इन ए रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is doubled, then
its half-life becomes 3 times. Its half-life becomes 3 times. इनिशियल कंसंट्रेशन को जब डबल किया तो हाफ लाइफ 3 टाइम हो गया. फाइंड ऑर्डर. ये क्वेश्चन आपको बोला गया कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आपने डबल कर दिया तो डबल करने के बाद में उसका हाफ लाइफ जो था, उसकी रेट नहीं बोल रहा बेटा, ये क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ बोल रहा है. हाफ लाइफ कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई. तो इसका ऑर्डर डिटरमाइन करके बताइए. अब देखो किस तरीके से इसका ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे अपन. इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. T12 अपॉन T12 ये क्या होता है, A2 बाय A1 की पावर में क्या, n-1. अपन ने पढ़ा था भी पहले. ठीक है. हाफ लाइफ कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है. मतलब अगर पहले T था तो ये कितना हो गया, 3T. अगर ये पहले हाफ लाइफ उसका T था तो बाद में कितना हो गया, 3T. यानी ये जो रेशो है ये कितना आ गया, 1/3 निकल करके आ गया. ये रेशो तो 1/3 हो गया. कब हुआ, जब कंसंट्रेशन को डबल कर दिया. मतलब इधर क्या आ गया, 2 की पावर में n-1 आ गया. अब बात ये आ गई कि इधर आ रहा है 1/3, उधर आ रहा है 2 की पावर n-1. यानी इसको आप सिंपली पावर कंपेयर करके तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हो. आपके पास में क्या आ रहा है, 1/3 और 2 की पावर में n-1. पावर्स तो कंपेयर आप तब कर सकते हो ना जब बेस सेम होता है. पावर्स कंपेयर आप कब करते हो, जब बेस सेम होता है. लेकिन यहां पर अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनका बेस तो सेम है नहीं. तो सॉल्व करने का तरीका क्या, लॉग लेंगे अपन दोनों तरफ. अपन ने दोनों तरफ लॉग ले लिया. देखो तो इधर लॉग लिया, लॉग ऑफ 1/3. इधर लॉग लेंगे तो n-1 log 2 हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा, n-1 log 2 हो जाएगा. log 1/3 का मतलब माइनस log 3, और log 3 होता है 0.4771. उसको अप्रोक्सीमेटली आप कितना ले सकते हो, 0.48 ले सकते हो. तो यहां पर आपने ले लिया कितना, -0.48 ले लिया इक्वल्स टू n-1. log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.30. log 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.30 निकल करके आ गई. अब देखो 6 से कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला रेशो. n-1 इक्वल टू -0.48 अपॉन 0.30. करेक्ट है. यानी कितना हो गया, माइनस का 8/5. 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले गए तो 1 - 8/5. यानी कितना आ गया बेटा, माइनस का 3/5. ये इस रिएक्शन का ऑर्डर निकल करके आ गया. क्लियर. अब इसी मेथड पर एक और क्वेश्चन करेंगे. वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर अपन थोड़ा सा लैंग्वेज के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले. तो देखो ढंग से देखना क्या कंसेप्ट निकल करके आता है. अब अपने पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है. इन ए रिएक्शन Zn plus H plus gives प्रोडक्ट. एक रिएक्शन है जिसमें आपको क्या बोल दिया, Zn और H plus के साथ में रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है. When pH is increased from 2 to 3, then half-life becomes 100 times. While half-life of reaction is not affected by concentration of zinc. फाइंड. आप इसको एक काम करते हैं अपन, चलो जिंक +2 कर देते हैं यार, इसको इधर जिंक +2 कर दिया. फाइंड रेट लॉ ऑफ रिएक्शन. अब रेट लॉ का मतलब क्या हो गया कि अगर रेट लॉ पता चल गया तो आपको ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा.
ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन किस तरीके से कर सकते हैं, अपन कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। यहां पर अलग अलग रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिंक के रेस्पेक्ट में अलग बात कर रहा है और H प्लस के रेस्पेक्ट में अलग बात कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर कि जिंक के रेस्पेक्ट में अलग हो रहा है काम और H प्लस के रेस्पेक्ट में अलग हो रहा है काम। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि यार जिंक के रेस्पेक्ट में तो क्या करना है और H प्लस के रेस्पेक्ट में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दो। ये जो स्टेटमेंट है ना, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, इस पर ध्यान देना है। दिमाग में रख लो कि तुम इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। मैं यहां पर इसका रेट लॉ अज्यूम करता हूं। लेट R इक्वल्स टू K Zn प्लस 2 की पावर X H प्लस की पावर Y, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब क्या ये जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को देख करके मैं ये बोल सकता हूं क्या कि यार ऐसा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यानी Zn प्लस 2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा? 1 है। तो अपन क्या बोल देंगे यहां पर? X इक्वल टू 1 एज T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। एक चीज तो ये पता चल गई, तो X की वैल्यू तो सीधे पता चल गई, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, pH को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हाफ लाइफ बिकम्स 100 टाइम्स, ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ बिकम्स 100 टाइम्स। तो pH को चेंज करने पर हाफ लाइफ चेंज हो रही है। यहां पर अगर मैं हाफ लाइफ मेथड लगाऊंगा तो मैं ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर नहीं लूंगा बेटा, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज किया जा रहा है ना, केवल उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लेंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अपन जो फॉर्मूला लगाते, वो फॉर्मूला क्या लगाते? T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इक्वल्स टू A2 बाई A1 ना। तो A2 बाई A1 की जगह पर किसकी कंसंट्रेशन? जिसमें चेंज हो रहा है, H प्लस 2 अपॉन H प्लस 1। पावर में क्या आता? n-1। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने H प्लस की ली है तो n की जगह पर मैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस ही लिखूंगा केवल, यानी n की जगह पर क्या लिखा जाएगा? y। तो n-1 की जगह पर क्या आएगा? y-1 आएगा। बात समझ गए ना? यहां पर जिसकी कंसंट्रेशन को आप वेरी करवा रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा n की जगह पर। n-1 था तो वो क्या बन गया? y-1 बन गया। क्लियर? अब हाफ लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हाफ लाइफ हो गई कितनी? 100 टाइम्स हो गई। इसका मतलब इधर तो आ गया 1/100, इधर तो आ गया 1/100। H प्लस 2 pH कितनी हो गई? 3। तो H प्लस कितना हो गया? 10 की पावर -3। पहले कितना था? 10 की पावर -2। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है? 10 की पावर -pH होती है। करेक्ट है। इधर पावर में क्या लग गया बेटा? y-1 लग गया। इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे तो ये कितना हो गया? 1/10 हो गया। और इसको नीचे ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 हो गया और ये कितना है? 1/100, यानी 1/10 स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं अपन? 1/10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10 की पावर y-1। यही बोलेंगे। पावर्स को कंपेयर कर लो, पावर्स को कंपेयर कर लिया तो y मिल गया, x पहले से पता था, y अब मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अपने को ओवरऑल ऑर्डर पता चल गया x प्लस वाई। क्लियर है? या ये बोल सकते हो कि रेट लॉ पता चल गया, रेट लॉ के अंदर x और y पुट कर दोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। दोबारा देख लो क्या किया। हाफ लाइफ 100 टाइम्स हो गई, मतलब पहले t थी तो बाद में कितनी? 100t। और कंसंट्रेशन के लिए क्या बोला? पहले pH कितनी थी? 2 और बाद में pH कितनी है? 3, यानी 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3। क्लियर? 10 की पावर -3 को नीचे लेकर के आएंगे तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, यानी नीचे क्या बचेगा? 10। तो 10 की पावर y-1 और इधर 10 की पावर 2। पावर्स को कंपेयर किया, y की वैल्यू 3 आ गई, यानी x हो गया 1, y इक्वल्स टू 3। ओवरऑल रेट लॉ लिखेंगे, Zn प्लस 2 की पावर 1, h प्लस की पावर 3। क्लियर? तो ये अपन ने फर्स्ट मेथड देखा, जिस मेथड का नाम क्या था बेटा? इस मेथड का नाम है हाफ लाइफ मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है, हाफ लाइफ मेथड यहां पर अपन ने देख लिया। क्लियर? अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये वाला भी। क्या नाम है इसका? ग्राफिकल मेथड। तो जो नेक्स्ट मेथड अपन देखने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। देखो क्या है,
मेथड 2, मेथड 2 ग्राफिकल मेथड। और इस वाले मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाला जो मेथड है ये केवल 3 ही रिएक्शन के लिए आएगा, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। बात समझ गए ना? कैसे आता है देखो इस मेथड के अंदर अपन ये जानते हैं बेटा, फॉर ये मान लेते हैं एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ कुछ ऐसा है, R इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y और C की पावर कितना Z। और आपको कुछ ग्राफ दे दिया, ग्राफ आपको यूं दे दिया, A की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में लीनियरली डिक्रीज हो रही है, B की कंसंट्रेशन का लॉग टाइम के साथ में ऐसे डिक्रीज हो रहा है लीनियरली, और C की कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है ऐसे। अगर आपको याद है ये तीनों वो ग्राफ है जो अपन ने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे। ये किसके लिए मार्क किया था? 0 ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए किया था? फर्स्ट ऑर्डर में इंपॉर्टेंट मार्क किया था ये वाला ग्राफ अपन ने। और ये किस में आया था बेटा? सेकंड ऑर्डर में। अब ये क्या बता रहा है? ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कैसे वेरी करी? 0 ऑर्डर के हिसाब से। और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना था? एक्स। इसका मतलब ये ग्राफ देख करके क्या पता चला कि एक्स कितना है? 0, वाई कितना है? 1 और जेड कितना हो गया? 2। कैसे पता लगा? ग्राफ से। अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा। अगर किसी की कंसंट्रेशन का लॉग टाइम के साथ में लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। और अगर किसी कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा। बात समझ गए? ये था अपना सेकंड मेथड जिसका नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं अपन। मेथड नंबर 3, इसका नाम है बेटा कंसंट्रेशन वेरिएशन मेथड। और ये वाला मेथड अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ भी है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। ये मेथड क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो गई, इसका मतलब ऑर्डर 1 है। इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, रेट हाफ हो गई, इसका मतलब ऑर्डर -1 है। ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था ऑर्डर के टाइम पर, एग्जैक्टली वो का वो पॉइंट हो गया। तो ये क्या बताता है? ये मेथड बोलता है कि रिएक्शन की रेट जो है, अगर रेट लो R इक्वल्स टू K A की पावर N आ रहा है तो R प्रोपोर्शनल हो गया किसके? A की पावर N के। तो आप क्या बोल सकते हैं? R2 बाय R1 इक्वल टू A2 बाय A1, और पावर में कितना आ जाएगा बेटा? N निकल करके आ जाएगा। ठीक है, फिर वही रेट पर इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन कितनी कर रहा है वो बता देगा, पावर्स कंपेयर करोगे N आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर अपने पास में मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 होता है अपने पास में ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन मेथड। सॉरी, डाइल्यूशन नहीं, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ये जो ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड है ये काम करता है बेटा सूडो ऑर्डर रिएक्शन के कंसेप्ट पर। मतलब ये बोलेगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट एक्सेस में हो गया तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको एक रिएक्शन दे दी गई, रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर बताओ। अगर वाली बातें अपन देखेंगे, पहले इसने पूछा ऑर्डर बताओ, तो मैं इसका रेट लॉ अज्यूम कर लूंगा। R इक्वल्स टू क्या? A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z। फिर वो बोलता है अपने को कि अगर A एक्सिस में है तो इसका ऑर्डर इतना हो जाता है, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो बेटा एक्सिस में होने का मतलब क्या होता है? जो एक्सिस में होता है वो कहां चला जाता है? वो कांस्टेंट के अंदर मर्ज हो जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं ना, इफ A इज इन एक्सिस
तो रिएक्शन का ऑर्डर y प्लस जेड हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि जो एक्सेस में होता है वो तो कांस्टेंट में मर्ज हो जाता है, वो तो एक्सप्रेशन से गायब हो जाता है। तो ऑर्डर डिफाइन कौन करेगा? अब जो बच गए वो कौन कौन बच गए थे? y एंड z बच गए थे। तो y और z मिलकर के ऑर्डर डिटरमाइन कर देंगे। तो y प्लस जेड की वैल्यू मिल गई। फिर वो आपको बोलेगा कि अगर b एक्सिस में है तो ऑर्डर इतना हो जाता है, वैल्यू बोल देगा। मतलब उसने किसकी वैल्यू बता दी? x प्लस जेड की। फिर वो बोल देगा कि अगर c एक्सिस में है तो ऑर्डर 1.5 हो गया मान लो। मतलब ये 1.5 किसकी वैल्यू हो गई? x प्लस वाई की। तो आपको बेटा 3 इक्वेशंस मिल गई और 3 ही वेरिएबल है, x, y एंड z। आपको ये सम पता होगा, ये वाला सम पता होगा, ये वाला सम पता होगा। वो बोलेगा रेट लॉ बताओ या ऑर्डर बताओ, तो इनको सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? x, y और z। और जैसे ही x, y, z आपको मिल जाएगा, आपका काम सॉल्व हो गया, आपने ऑर्डर पता लगा लिया। ठीक है, ये होता है ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है अपने पास में, जो यूजुअली उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसका लॉजिक अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट मेथड का नाम है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। मेथड नंबर 5 ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो इस वाले मेथड की भी खास बात क्या है, ये ऑर्डर 0, 1 और 2 यूजुअली 3 के लिए काम में आता है बस। फ्रैक्शनल ऑर्डर वालों के लिए या नेगेटिव ऑर्डर वालों के लिए काम में लेना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, पहले उनकी बात करते हैं अपन। एक रिएक्शन देगा, ए गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन दे दी आपको, ठीक है। 3 टाइम इंस्टेंट देगा, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t1, t इक्वल्स टू t2। और इन टाइम इंस्टेंट्स पर इनकी कंसंट्रेशन बता देगा ए की। जैसे यहां बोल दिया ए है, यहां a माइनस x1 है, और यहां कितना है? a माइनस x2 है। आपको कंसंट्रेशन उसने बता दी। a हो गया, a माइनस x1 हो गया, और a माइनस x2 हो गया। कंसंट्रेशन आपको पता चल गई, 3 इंस्टेंट पता चल गए। क्या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 इंस्टेंट पता है, यानी 3 इंटरवल्स पता है। 3 इंटरवल कौन कौन से हो गए बेटा? एक हो गया 0 से t1, एक हो गया 0 से t2, और एक हो गया t1 से लेकर के t2 तक का। बात समझ गए ना? फिर अपने को क्या करना है, अपने को इन जो भी अपने को चीजें बताई गई, इनको काम में लेकर के ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको साथ साथ में इनका रेट कांस्टेंट बताने की कोशिश करता है। इन इंफॉर्मेशन से कैसे बताने की कोशिश करेगा, मतलब अपने को निकाल करके चेक करना पड़ता है। कैसे? देखो अपन यहां पर ये बोल देंगे सबसे पहले, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 0। अज्यूम कर लिया मैंने भाई ऑर्डर कितना है? 0। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या लगेगा बेटा? x इक्वल्स टू के टी। 0 ऑर्डर का तो फॉर्मूला यही होता है, x इक्वल्स टू के टी। अब मैंने टाइम ले लिया, फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t1। 0 से लेकर के t1 में कितनी कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो गई? x1 दिख रही है ना, पहले a थी, फिर a माइनस x1 है, तो डिसोसिएट कितनी हुई? x1। कितने टाइम में? t1 टाइम में। और इस कांस्टेंट को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्या नाम दे देंगे इसको? k1। k1 मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो x1 भी बताता है, t1 भी बताता है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता है आपको। तो आपको क्या मिल गया? k1 मिल गया। आप सिमिलरली बोल दोगे फॉर t इक्वल्स टू 0 से t2 तक। अब 0 से t2 तक में टाइम कितना लग रहा है? t2। इनिशियल कितनी है? a। फाइनल कितनी है? a माइनस x2। तो डिसोसिएट कितनी हो गई? x2। डिसोसिएट कितनी हो गई? x2। तो क्या बोलेंगे अपन यहां से? x2 इक्वल्स टू k2 इंटू t2। क्लियर है? इसको देख करके अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको देख करके अपन बोलेंगे इफ k1 इक्वल्स टू k2 देन ऑर्डर इक्वल टू 0। अब भाई अपन ने तो तुक्का मारा है कि क्या पता ये 0 ऑर्डर हो, लेकिन तुक्का कभी बेटा 2 बार सही नहीं होता है।
तो यहां से आपने K1 निकाला और यहां से K1 निकाला, दोनों K1 सेम मिल गए, तो ये कंफर्म कर देगा कि आपका तुक्का सही है। इसीलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो यहां से अपने को क्या पता चल गया कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर की हो गई। अगर नहीं आया, इफ K1 नॉट इक्वल टू K2, तो क्या करेंगे, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अज्यूम कर लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये लगता है K इक्वल टू 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, मान लो मैं आपको बोलूं T इक्वल टू 0 से लेकर के T1 तक निकालो, तो K1 इक्वल टू 2.303 टाइम कितना लगा, T1 log ऊपर क्या आ जाएगा A, और डिसोसिएट कितना हुआ, A माइनस x1, मतलब रिमेनिंग कितना बचा, A माइनस x1। ये लगा देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली बेटा T इक्वल टू 0 से लेकर के T इक्वल टू T2 वाला लगा देंगे, तो K2 क्या हो जाएगा, 2.303/T2 log, अब रिमेनिंग कितना बचा, A माइनस x2। अच्छा, मान लो वो बोल दे आपको कि आप क्या T इक्वल टू T1 से लेकर के T2 तक का भी ड्यूरेशन ले सकते थे क्या, तो आप क्या बोलोगे, ले सकते थे। T इक्वल टू T1 से T2 में इनिशियल कितनी है, A माइनस x1, और रिमेनिंग कितनी हो गई बेटा, रिमेनिंग हो गई A माइनस x2। इनिशियल कितनी, A माइनस x1, और रिमेनिंग कितनी हो गई, A माइनस x2। लॉजिक क्लियर है। तो क्या बोलेंगे बेटा यहां पे अपन, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर, जस्ट ए सेकेंड यार, ये पेज एक बार बेटा मैं डिलीट कर दूं, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया इसमें। ये कौन सा है, सेलेक्टेड, यस, ये सही हो गया अब काम अपना। अपन आ गए इस वाले पेज पर। अपन अगर ये ड्यूरेशन लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, T इक्वल्स टू T1 से लेकर के T2 के अंदर K3 टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, इनिशियल कितना है बेटा, A माइनस x1, और रिमेनिंग कितना है, A माइनस x2। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि कैलकुलेशन लॉग में चल रही है, तो हो सकता है K1, K2, K3 स्लाइटली डिफरेंट हो जाए। और वैसे भी अपन K को एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, कि अगर नियरली भी इक्वल आ गया तो काम चल जाएगा। इफ K1 नियरली इक्वल टू K2 नियरली इक्वल टू K3, देन ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 पक्का हो जाएगा। अच्छा, कई बार वो बोलता है कि 3 मिल गए तो तुम K कैसे निकालोगे, तो बेटा तीनों का एवरेज ले लेंगे अपन। ये तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत पॉपुलर दिया हुआ है आपको। क्या करते हैं, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा करने से क्या मिल जाएगा अपने को, इसका एवरेज रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। मान लो K1 नॉट इक्वल टू K2 नॉट इक्वल टू K3 भी आ गया, तो फिर ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड हो गया। लेकिन फिर भी मैथमेटिकली तो चेक करना पड़ेगा, तो अपन क्या बोल देंगे, अगर ये भी नहीं आया तो लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। रेट लॉ क्या था, 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू KT, ये होता है। तो T इक्वल टू 0 से लेकर के T1 में कांस्टेंट K1 टाइम T1, इनिशियल कितना A, और रिमेनिंग कितना A माइनस x1। सिमिलरली फॉर T इक्वल टू 0 से लेकर के T2 तक कर दोगे, टाइम कितना लगा, T2, इनिशियल कितना है A, और रिमेनिंग कितना बचा था, A माइनस x2। फिर अपन क्या बोल देंगे कि अगर यहां से K1 और K2 सेम आ गया, देन ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ये कंफर्म हो जाएगा। बात समझ गए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस वाले मेथड पे वो आपको डेटा खुद देता है, डेटा देकर के आपको वैल्यू को पुट कर करके अज्यूम करना पड़ता है। एक बार 0 मान करके देखते देखिए बराबर आता है क्या, फिर नहीं आया तो 1 मान के देखेंगे, नहीं आया तो 3 मान के देखेंगे। बात समझ गए, इस तरीके से अपने को हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करना पड़ता है।
तो ये अपन ने बेटा बेसिकली ये मान सकते हो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन था उस पोर्शन को पढ़ लिया। अब अपन जिस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा अपन बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन, और बेसिकली ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसका यूज क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। आर्हेनियस इक्वेशन क्या करेगी? रेट कांस्टेंट जो है उसका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो रिलेशन या इक्वेशन की बात करते हैं। पहले तो इक्वेशन क्या है अपने पास में? इक्वेशन होती है बेटा k इक्वल टू ए टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये इक्वेशन होती है अपने पास में जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। यहां पर A की बात कर लेते हैं पहले तो। A जो है ये है अपने पास में आर्हेनियस पैरामीटर। आर्हेनियस पैरामीटर, या इसको बोल सकते हो आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसका तीसरा नाम होता है बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये तीन तो इसके नाम हो गए। अब आर्हेनियस पैरामीटर पर जेईई एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो आर्हेनियस पैरामीटर होता है बेसिकली बेटा ये क्या होता है? दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, P इंटू Z11। ये जो Z11 है ना, इस Z11 को बोलते हैं अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो Z11 अपन ने लिखा, Z11 ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ये कोलिजन थ्योरी के अंदर आता है, गैसीय स्टेट वाले चैप्टर के अंदर। Z11 का फॉर्मूला निकालना, डेरिवेशन करना, ये सारी टर्म्स वहां पर काम में आ जाती है बेटा। ठीक है, और P जो है, इस P को बोला जाता है स्टेरिक फैक्टर। अभी जब अपन कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वाली कोलिजन थ्योरी इस वाले चैप्टर के अंदर भी आएगी, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी ओरिएंटेशन से रिलेटेड टर्म्स आएगी, उनको डिफाइन करने का काम कौन करेगा? स्टेरिक फैक्टर करेगा। ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? ये होता है K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल। ये क्या होता है? K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल। और ये यूजुअली क्या होता है बेटा? लेस देन 1 होता है। यूजुअली क्या होगा? लेस देन 1 होगा। क्यों होगा आप खुद सोचो। अगर आपके पास में 10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या चेक किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो थ्योरेटिकली तो जो कोलिजन्स हो रही है वो 10 है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो कोलिजन्स निकल करके आती है वो यूजुअली 10 से कम ही होगी, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स यानी 10 जो कोलिजन्स थी हो सकता है उनमें से इफेक्टिव 8 ही हो। तो जो 2 कोलिजन्स थी वो इफेक्टिव नहीं थी, यानी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो स्टेरिक फैक्टर आपको क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में। वो बोलता है कि 10 कोलिजन में से 8 कोलिजन ही काम की थी, तो ऊपर क्या आ जाता है? 8, नीचे क्या आ जाता है? 10। और ये जो वैल्यू है ये यूजुअली कैसी आएगी? लेस देन 1। अब जेईई में जब क्वेश्चन आया था, ये आया था कि P की वैल्यू 4.5 हो गई बेटा। अगर P की वैल्यू 4.5 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे भी फास्ट कोलिजन्स हो रही है, उससे भी ज्यादा कोलिजन्स हो रही है, उससे भी बेटर ओरिएंटेशन के साथ में कोलिजन्स हो रही है। तो वहां पर K एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ गया था, किससे? K थ्योरेटिकल से। तो अगर K एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है, यूजुअली तो क्या होगा? लेस देन 1 निकल करके आएगा। ठीक है, एक और बात, यहां पर ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है E log, इनकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि यूनिट ऑफ K बराबर होता है किसके? यूनिट ऑफ A के। आर्हेनियस पैरामीटर
और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है वो आपस में कैसी होगी बेटा, आइडेंटिकल होगी। इनकी जो यूनिट्स है वो आपस में कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। यूनिट आइडेंटिकल होने का फायदा क्या मिलेगा, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इक्वेशन है, उसके आरएनएस पैरामीटर की वैल्यू 2 × 10⁻18 सेकेंड इनवर्स है। अब सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि सेकेंड इनवर्स रेट कांस्टेंट के बराबर वाली यूनिट रख रहा है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या है, सेकेंड इनवर्स। और ऐसा किसमें होता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होता है। वो बोलता है आरएनएस पैरामीटर की यूनिट मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब के की यूनिट भी क्या हो गई बेटा, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स हो गई। बात समझ गए ना। तो ये अपने पास में लॉजिक हो गया इस पूरी की पूरी चीज का। ये कंसेप्ट बता रहा है अपने को भाई, हाँ यहां से यूनिट ऑफ के बराबर होगा किसके, यूनिट ऑफ ए के। और टर्म्स की बात करते हैं, ई ए, इसमें एक टर्म आ रहा था ई ए। ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव होगी। कुछ एक स्पेशल केसेस में, जैसे कौन से केसेस हो गए, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस में ई एन नियरली इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी कहां पर चाहिए होती है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है बेटा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर होती है केवल। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म था एक e⁻−EA/RT, ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 निकल करके आने वाली है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 निकल करके आएगी। ये होता क्या है, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमान फैक्टर। एक तो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट R/Na स्मॉल के वाला, वो तो अलग होता है बेटा, वो तो गैसीय स्टेट में आ जाता है। ये क्या है, बोल्ट्जमान फैक्टर। या इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव और इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव और इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स या इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वाली चीज भी अपन कोलिजन थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब जो ओरिजिनल इक्वेशन अपन ने निकाली, इक्वेशन क्या थी अपने पास में, K = A e⁻−EA/RT। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो ही गया, T टेम्परेचर होता है अपन जानते हैं केल्विन के अंदर। तो सारी चीजों के बारे में अपने को पता चल चुका है। ठीक है, अब अपना काम क्या है, इस इक्वेशन को यूज में कैसे लेना है ये अपने को जानना है। तो देखो इस इक्वेशन को यूज में लेने के लिए इस पर बेस्ड ग्राफ होता है, वो ग्राफ भी अपने को सीखना पड़ेगा। K = A e⁻−EA/RT। एक तो इस पर बेस्ड अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, अगर मैं यहां पर बोल दूं when A tends to 0 तो K tends to भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सॉरी, A की जगह पर अपन टेम्परेचर काम में लेते हैं। when temperature tends to 0, आप सोचो क्या हुआ, टेम्परेचर टेंड्स टू 0, इसका मतलब e की पावर में क्या आ गया, -इनफाइनाइट, यानी 1/e की पावर में क्या आ गया, इनफाइनाइट। e ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पावर उसके अंदर लगा दिया आपने, जैसे 1.1 की पावर में इनफाइनाइट लगा दिया तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। लेस देन 1 अगर कोई वैल्यू है उसकी पावर में इनफाइनाइट लगाओगे तो वो 0 बनेगा। लेकिन ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू की पावर में अगर आपने इनफाइनाइट लगा दिया तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, a/इनफाइनाइट, और a/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर टेम्परेचर टेंड्स टू 0 तो K टेंड्स टू क्या, 0। और अगर टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट तो यहां से आपको मिल जाएगा K टेंड्स टू क्या, A। K टेंड्स टू क्या, A। कैसे मिला बेटा, ये e की पावर में -EA/इनफाइनाइट, E/इनफाइनाइट यानी 0, e की पावर -0 का मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 यानी कितना, 1। तो K टेंड्स टू क्या हो गया, A। तो इसका थ्योरेटिकल ग्राफ निकल करके आता है। ये जो थ्योरेटिकल ग्राफ है ये अज्यूम करता है कि जब आपने आरएनएस पैरामीटर को और एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं ये लोग, तो ग्राफ इसका कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, यहां ले लिया मैंने K, यहां ले लिया मैंने क्या, टेम्परेचर। तो K की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं सॉरी A, ये रहा A।
के की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ए। और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होके कुछ ऐसा आ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है बेटा, थ्योरेटिकल कर्व है। और इस थ्योरेटिकल कर्व का मतलब क्या है, कुछ अजम्पशन माने हुए अपन ने। वो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन कुछ ऐसे है, ए एंड ई ए आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनसीईआरटी के अंदर भी इन्होंने यही अज्यूम किया हुआ है, लेकिन जब जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कैसा आया, एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा आया, के का टेम्परेचर के साथ में इस टाइप का आ गया। बात समझ गए। ये कर्व क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है, और फिर बाद में टेम्परेचर को अगर आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रखोगे तो के की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। ये जो कर्व है ये कौन सा हो गया, एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो आपको दोनों ही कर्व आने चाहिए, थ्योरेटिकल कर्व ये वाला होता है, एक्सपेरिमेंटल कर्व ये वाला होता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, आपको एक्सपेरिमेंटल कर्व के बारे में बात करनी है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको एक्सपेरिमेंटल कर्व के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। ढंग से सुन लो, कुछ भी नहीं बोला तो एक्सपेरिमेंटल कर्व के बारे में बात करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में अगर उसने मेंशन कर दिया क्या कि ए और ई ए को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान करके चलो, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला कर्व प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर एक कर्व और आता है जो इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है बेटा, वो होता है अपने पास में ln k का ln t के साथ में। कैसे बनेगा देखो, इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो तो क्या बन जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ये बन गया। अगर मैं इसका लॉग ले लूं, अब दोनों तरफ इसको सेपरेट भी कर दूं साथ में, तो क्या बन गया, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ln की जगह पर अगर log बोल देते, log का मतलब क्या, बेस 10, तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे लिखा मैंने, ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो आगे क्या लग जाता है, 2.303 लग जाता है। तो 2.303 यहां लगा, 2.303 यहां लगा, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। ये इक्वेशंस है अपने लिए बहुत ही ज्यादा काम की। और इन पर बेस्ड ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ग्राफ बन गया ln k वर्सेस 1/t का, और अगर ग्राफ बन गया log k वर्सेस 1/t का, तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है, ln k वर्सेस 1/t, इसका मतलब ये तो y और 1/t हो गया x, तो स्लोप कैसा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव। बात समझ गए ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आ गया जिसका स्लोप tan थीटा कितना, माइनस ई ए बाय आर। और वही अगर इस इक्वेशन के लिए कर्व बनाते तो ग्राफ तो सेम आता बेटा, लेकिन इसका स्लोप कितना आता, माइनस ई अपॉन आर नहीं, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। देख लो यहां ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा वाला, 2.303 वाला टर्म यहां पर एक्स्ट्रा निकल करके आ गया। बात समझ गए ना। ठीक है, ये लॉजिक मिल गया अपने को। इस वाले ग्राफ के अंदर पूछेगा इंटरसेप्ट कितना, तो इंटरसेप्ट भी ड्रॉ कर देते। इसका इंटरसेप्ट ln a, इसका इंटरसेप्ट log a। अब खुद देखो आप, अपन ने सब जगह पर है ना थ्योरेटिकली मान करके चल रहे अपन। इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन कौन होती है जिसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो r तो कांस्टेंट होता है, इसने ई ए को भी कांस्टेंट माना है। ई ए को किससे कांस्टेंट माना है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर के साथ में ई ए वेरी नहीं कर रहा। तो वो जो अपन ने स्टार्टिंग में कंसेप्ट ना थ्योरेटिकल वाला, इस पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जितने भी है ना, सब में ए और ई ए को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एक्चुअली नहीं होते हैं,
लेकिन अज्यूम किया गया है। और जेई के अंदर भी इस ग्राफ के अलावा हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसने ए और ईए को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट माना है। ये मस्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, अब अपना काम क्या है बेटा, अब अपने को कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं इस आरएनएस इक्वेशन के रिगार्डिंग, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अपने दिमाग में होने चाहिए, उन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, ईए के बारे में क्या याद रखना है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव। ईए होता क्या है डिटेल में आगे देखेंगे, अभी क्या याद रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, सिंस इट इज ऑलवेज सप्लाइड। जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, जो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो उसकी एनर्जी है वो कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो यहां ईए कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक अलग से क्या याद रखना है आपको, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब वहां पर ईए ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पर भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए वहां पर ईए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई नोट नंबर 1 के बारे में। सेकंड आता है अपने पास में नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, नोट नंबर 2 क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। देखो, ये बोलता है ए एंड ई आर assumed to be independent of टेम्परेचर। ए और ई को अपन ने क्या अज्यूम किया हुआ है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ये भी अपन ने पहले कई बार बोला है, यहां पे लिख भी लिया इस चीज को। नोट नंबर 3, more will be the EA of the reaction, less will be its rate या फिर रेट कांस्टेंट। क्यों, फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, ln k इक्वल टू ln a माइनस ये बाय आर टी। अभी आप ये मान लो ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को चाहिए ही चाहिए। अगर किसी रिएक्शन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये ज्यादा, तो मैथमेटिकली सोचो बेटा, ये अगर ज्यादा यानी सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज ज्यादा, ठीक है, तो ln k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये ज्यादा है तो ln k की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है अपन ने। अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी रेट या रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। ये हो गया अपना नोट नंबर 3। नोट नंबर 4, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन will always increase irrespective to nature of reaction। इसका मतलब क्या,
एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, ये जो रेट कांस्टेंट वाला टर्म है ये हमेशा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्का है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन इस चीज को? अपन ये मान लेते हैं एट T इक्वल्स टू T1, T1 टेम्परेचर पर ln K1 इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। और T इक्वल टू T2 पर ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। खुद सोचो, टेम्परेचर चेंज किया लेकिन A और EA को सेम माना है, क्योंकि अपन ने ये अज्यूम कर लिया है अब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो A या EA इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दीज आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसको देते इक्वेशन नंबर 1, इसको देते इक्वेशन नंबर 2 और कर दिया यहां 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर क्या आया, ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1 आ गया। इधर ln A से ln A कैंसिल आउट, इधर बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, करेक्ट है। और इन दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा, EA बाय R आ गया कॉमन, EA बाय R आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 बच गया। ln K2 माइनस ln K1 का मतलब क्या हो गया, ln K2 बाय K1, ln K2 बाय K1, ये आ गया EA बाय R। और अंदर क्या आ गया, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सही है। ये वो इक्वेशन आ गई जो टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सप्लेन करेगी किस पर, रेट कांस्टेंट पर, ठीक है। अब यहां मैं अज्यूम करके देखता हूं, इफ T2 ग्रेटर देन T1, अगर मैंने बोल दिया कि T2 जो है वो T1 से बड़ा है, अगर बड़ा है, हो सकता है नहीं हो, अगर बड़ा है T2 T1 से, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पॉजिटिव हो गया। EA के लिए आपने अज्यूम किया हुआ है वो पॉजिटिव है, लिखा है ना अपन ने, EA इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। R हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये RHS वाला जो पूरा का पूरा टर्म है ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। RHS पॉजिटिव कब होगा, जब ln K2 बड़ा होगा किससे, ln K1 से, या मैं बोल सकता हूं K2 बड़ा होगा किससे, K1 से। तो इफ T2 ग्रेटर देन T1 देन K2 ग्रेटर देन K1। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब निकला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K हमेशा बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है। यही लिखा था अपन ने, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज इररेस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ रिएक्शन, चाहे रिएक्शन एंडो हो चाहे रिएक्शन एक्सो हो, ये तो बढ़ेगा, ठीक है। ये था अपने पास में नोट नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा नोट नंबर 5 के बारे में। नोट नंबर 5 ये क्या बोलता है अपने को, ये बोलता है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस रेट कांस्टेंट increases sharply at lower temperature range। अगर आप सेम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट कब ज्यादा फास्ट इंक्रीज होगा, जब कम टेम्परेचर होगा। इसका क्या मतलब निकल रहा है, देखो पहली बात तो ये कि आपने बोल दिया यहां पर एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन का मतलब EA कांस्टेंट,
सेम रिएक्शन का मतलब E A कांस्टेंट। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, यानी T2 माइनस T1 भी क्या, कांस्टेंट। इक्वेशन अपने पास में क्या थी, ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। EA कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T2 माइनस T1 कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब निकला कि ln K2 बाय K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया T1 इंटू T2 के। T1 इंटू T2 जितना ज्यादा, ln K2 बाय K1 उतना ही कम, यानी ज्यादा टेम्परेचर रेंज, हायर टेम्परेचर रेंज, तो राइज इन K क्या होगा, कम। T1 T2 ज्यादा तो K2 बाय K1 कम। यूज क्या इसका, यूज ऐसे आता है, वो बोलता है K 305 और 295, मतलब 10 केल्विन चेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। K 510 अपॉन K 500 और K 1010 अपॉन K 1000। यार ये टूल्स कहां से आ गया, ये आ गया, K 1000 लिखा हुआ इधर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितने का, 10 का, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 10 का, यहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 10 का। लेकिन ज्यादा रेशो बड़ा कौन सा होगा, जहां इन टेम्परेचर्स का प्रोडक्ट छोटा है। T1 इंटू T2 जितना कम होगा, ये रेशो उतना बड़ा होगा, यानी शार्पली बढ़ रहा होगा। तो ये रेशो बड़ा इस वाले रेशो से, और ये रेशो बड़ा किससे, इस वाले रेशो से। बात समझ गए। लेकिन अपन कंपेयर कब करेंगे बेटा, जब टेम्परेचर डिफरेंस को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। ये था अपना नोट नंबर 5। अब आ जाता है नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दो अलग अलग ले लो। अब कौन, रिएक्शंस, दो अलग अलग रिएक्शंस है, और अपन क्या करते बेटा, T1 और T2 को कांस्टेंट कर देते हैं। T1 और T2 को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन, फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस, फॉर टू रिएक्शंस such reaction will be more sensitive towards temperature change for which EA is more, प्रोवाइडेड T1 और T2 क्या है, कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब निकलता है देख लो, क्योंकि ये भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं आती इस पर बेस्ड, ग्राफ आता है। आपको क्या बोला इन्होंने बोला T1 को क्या कर दिया, कांस्टेंट, T2 को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शंस है। EA कैसा है, डिफरेंट, क्यों, क्योंकि रिएक्शंस अलग है बेटा। तो ln K2 बाय K1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, EA के। यानी किस रिएक्शन में K में शार्प चेंज आएगा, जिसमें EA क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिए दो ग्राफ, एक ही ग्राफ में बना करके, ln K और 1/T के बीच में ग्राफ है। एक ग्राफ है ऐसा रिएक्शन ए के लिए, और एक ग्राफ दे दिया आपको ऐसा रिएक्शन बी के लिए, और आपसे पूछा गया कि बताइए ए की एक्टिवेशन एनर्जी और बी की एक्टिवेशन एनर्जी में से
किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? ए की एक्टिवेशन एनर्जी और बी की एक्टिवेशन एनर्जी में से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? अगर अपने को यह बोला गया तो ऐसी सिचुएशन में बेटा अपन क्या करेंगे? अपन बोलेंगे कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पर किसमें एलन के ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब 1/T को कम करना। 1/T को कम करना मतलब ग्राफ में एक्स एक्सिस पे पीछे आना। 1/T को कम कर रहे हैं पीछे आने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो मन में खुद ही बता दो भैया, यहां पर पीछे आओगे तो ए और बी में से कौन सा ग्राफ ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है, यानी किसके लिए एलन के ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है। ये मत देखना ज्यादा बढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूं ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है। ज्यादा शार्पली कौन बढ़ रहा है? जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी, जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी उसमें एलन के की वैल्यू उतना ही शार्पली बढ़ रही है। यहां अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे? किसके लिए ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है? बी के लिए। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? बी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों? ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है इसलिए। क्या लॉजिक बताया मैंने? ज्यादा शार्पली जिसके लिए बढ़ेगा उसी के लिए ज्यादा होगा। लॉजिक क्लियर है? तो ये अपन ने सब कुछ है ना उस एक फॉर्मूले से ही बताया। कौन सा फॉर्मूला? ln k2/k1 इक्वल्स टू EA/R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। उसी फॉर्मूले से बताया अपन ने सब कुछ। ये आ गया नोट नंबर 6। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो मैं साथ के साथ करवाता जा रहा हूं आपको। जैसे यहां करवा दिया, इस वाले के अंदर ये रेशो पूछता है, रेशो वाला भी बता दिया। अब आता है अपने पास में बेटा नेक्स्ट पॉइंट, जिसको अपन नाम दे रहे हैं नोट नंबर 7 का। नोट नंबर 7 आपको क्या बताता है? नोट नंबर 7 यूं बोलता है आपको, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और rate of reaction becomes mu times, where mu is called as temperature coefficient of the रिएक्शन। जहां पर म्यू को क्या बोलते हैं अपन? रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, पहले ये देख लो। मान लो आपके पास में रिएक्शन की रेट है पहले आर, कितने टेम्परेचर पर थी ये? T डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर को कितना कर दिया बेटा? T+10 कर दिया। तो रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी? म्यू आर, म्यू टाइम्स। अगर आपने फिर से 10 बढ़ा दिया, फिर से आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? जितनी थी उसकी म्यू टाइम्स हो जाएगी, म्यू स्क्वायर आर, ठीक है। एक और बार बढ़ा दिया, मान लो एक और बार बढ़ा दिया, तो क्या होगा? T+30 डिग्री सेल्सियस पर म्यू क्यूब आर, इतने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? रेट जो होती है वो तो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगी ना, R=K। आगे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख नहीं रहे अपन, तो खाली टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे। तो जो इफेक्ट K पर पड़ेगा वो का वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? R पर। तो मैं क्या बोलूंगा? R/R। R कौन सा? T डिग्री वाला और T+10 डिग्री वाला, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? KT+10 अपॉन K। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन की जो रेट है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? म्यू टाइम्स, ठीक है। पहली काम की बात, म्यू इज जनरली बिटवीन 2 to 3, ठीक है। दूसरी बात, म्यू is usually defined for
25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कभी टेम्परेचर नहीं दिया होता तो म्यू को सबसे पहले डिस्कवर कौन सी टेम्परेचर रेंज के लिए किया गया था? 25 से 35 के लिए। बात समझ गए? ये रेशो क्या बता रहा है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज पर रिएक्शन की रेट कितने टाइम्स हो जाती है? म्यू टाइम्स हो जाती है। और उस म्यू को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। अब आप खुद सोचो एक बार के लिए बेटा कि मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? जनरलाइज करना चाहता हूं। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं 40 डिग्री बढ़ा दूं। अगर मैंने 40 बढ़ा दिया तो म्यू की पावर में 4 आ जाएगा ना? क्यों? 30 की पावर में म्यू की पावर में 3 आ रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस के राइज में म्यू की पावर 2 आ रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना आएगा? 4। यानी जितने का राइज है, जैसे यहां 30 का राइज है तो म्यू की पावर में क्या आएगा? 30/10। 20 का राइज है तो म्यू की पावर में क्या आएगा? 20/10। ठीक है? तो जनरलाइज कैसे कर सकते हैं इसको अपन? जनरलाइज कुछ ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलेंगे अपन? RT2/RT1 या फिर KT2/KT1 इक्वल्स टू म्यू की पावर में कितने का राइज? T2 - T1 डिवाइडेड बाय क्या? 10। ये हो गया जनरलाइजेशन। ये क्या हो गया? जनरलाइजेशन। जैसे मैंने बोला 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो T2 - T1 कितना हो गया? 40। म्यू की पावर में क्या आ गया? 4। म्यू की पावर में कितना आ गया? 4। 10 का राइज करना है तो T2 - T1 कितना हो गया? 10। 10/10 कितना हो गया? 1। लॉजिक क्लियर है ना? तो ये अपने पास में बेटा कंसेप्ट हो गया किस चीज का? ये कंसेप्ट किस चीज का हो गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है? तो आज की क्लास में बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने एक तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन के मेथड पढ़े। ऑर्डर डिटर्मिनेशन के अपन ने टोटल कितने मेथड पढ़े? 5। कौन कौन से मेथड पढ़े? हाफ लाइफ मेथड पहला। हाफ लाइफ मेथड में क्या पढ़ा था? T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A to the power n-1। वहां से अपन ने रेशियो निकाल लिया था T12 T12 इक्वल्स टू A2/A1 की पावर n-1। दूसरा आपने क्या पढ़ा? दूसरा पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ठीक है? क्या पढ़ा था उसमें? अगर कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो जीरो ऑर्डर, ln कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, और कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर। फिर पढ़ा कंसंट्रेशन वेरिएशन मेथड जो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था। फिर पढ़ा ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, वो क्या बताता है? जो एक्सिस में उसको हटा दो, बचे हुए की पावर्स को सम कर दोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। और लास्ट पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड जो इतना विशेष काम का नहीं था। ठीक है? उसके बाद में अपन ने पढ़ा आरएनएस इक्वेशन K = A e to the power -E/RT, और इस पूरी इक्वेशन में A और E को अपन ने टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान लिया। और ये अज्यूम करके अपन ने टोटल यहां पर 7 नोट लिखे हैं। सातों के सातों नोट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नोट आप लोग जब नेक्स्ट लेक्चर देखो उससे पहले आपको याद होने चाहिए। ये नहीं बोलूंगा देख लेना, एक बार याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो वो पार्ट बेटा आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप ये पूरा कंसेप्ट ढंग से पढ़ सकोगे। ठीक है? तो बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करते हैं बेटा।